नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐसी बातें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इसके तहत हम बात करेंगे कोरोना वायरस के सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इसकी प्रभाविकता कितनी है तथा इससे निपटने के लिए उपचार कौन कौन से हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम चर्चा करेंगे वैश्विक समुदाय द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की कि वो किस तरह से कोरोना से निपटने के लिए योजनाएं चला रहे हैं, और उनमें भी मुख्यतः हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रयासों की। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस दोस्तों वर्तमान में विश्व में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। दोस्तों, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बुखार, खांसी, मांसपेशियों में दर्द, साथ ही साथ गले में खराश की समस्या देखने में आई है। दोस्तों, इससे जो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग है वो है फेफड़ा, जिससे हमारे शरीर को मिलने वाली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अगर इसके उपचार की बात करें तो अभी तक कोई पर्टिकुलर वैक्सीन इसके लिए नहीं खोजी गई है। इसमें हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो कि मलेरिया में दिए जाने वाली एक दवा है, उसी का प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों, इससे बचने के जो तरीके हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग है, अर्थात व्यक्ति की संक्रमित रोगी से दूरी रहे। साथ ही साथ सैनिटाइजर से बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क या गमछे का प्रयोग करें। दोस्तों, अगर हम कोरोना वायरस की उत्पत्ति की बात करें तो ये चाइना का एक प्रांत है हुबेई, उसका एक शहर है वुहान, जहाँ से पहली बार ये निकला और विश्व को अपने चपेट में ले लिया। दोस्तों, अगर हम वुहान की बात करें तो 3500 वर्षों पहले वुहान की स्थापना हुई। यांगजी नदी के किनारे बसा हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यांगजी और हान दो नदियां हैं जिनके बीच में ये बसा हुआ है। पर्टिकुलरली अगर पूछता है तो यांगजी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह चीन का शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, बहुत मजबूत है। औद्योगिक केंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, ये शैक्षणिक केंद्र के रूप में इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 53 विश्वविद्यालय स्थापित हैं। किसी एक पर्टिकुलर शहर में 53 विश्वविद्यालय, जिसमें लगभग 1 मिलियन छात्र रहते हैं, पढ़ते हैं। आप सोच सकते हैं ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, न सिर्फ चाइना के लिए बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें अन्य चीज़ों की तो यहाँ पर येलो क्रेन टावर है, जिसके लिए वुहान शहर जाना जाता है, जिसके लिए यहाँ पे पर्यटक आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे गुआंगजी वुहान स्पीड ट्रेन है, जो कि दुनिया की जो स्पीड ट्रेन है उनकी जो लिस्ट है उनमें एक अहम स्थान रखती है। 344 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। दोस्तों, तो वुहान शहर से कोरोना वायरस निकला और पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कोरोना वायरस के आने से कुछ हमें नए शब्द सुनने को मिले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। इनमें मैं पहले शब्दों को बता देता हूं, जैसे क्वारंटाइन है, आइसोलेशन है, कोविड-19 और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हमें एक चीज़ ये जाननी होगी, क्वारंटीन और आइसोलेशन में अंतर क्या है। दोस्तों, क्वारंटीन में होता क्या है कि रोगी को बिना इलाज के रखना पड़ता है, उसमें रखा जाता है चूँकि रोगी में अभी लक्षण ही नहीं आए हैं। आशंका है, व्यक्ति में आशंका है कि ये कोरोना से पॉजिटिव हो सकता है, संक्रमित हो सकता है, इसलिए उसको रख दिया जाता है अन्य लोगों से अलग। जब उसमें सिम्टम्स आते हैं तब उनका इलाज किया जाता है, और जब ऐसे रोगी जिनमें सिम्टम्स पाए गए हैं उनको अलग रख के उनका इलाज किया जाता है तो उसे आइसोलेशन कहते हैं। दोस्तों, क्वारंटीन शब्द का आशय होता है 40 दिन। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये सबसे पहले ब्रिटेन द्वारा चर्चा में लाया गया जब जहाज़ों पर बड़ी मात्रा में लोग किसी भी बीमारी से संक्रमित हो जाते थे तो उन्हें बंदरगाहों से दूर ले जाकर वहाँ पर उन्हें रोक दिया जाता था 40 दिनों तक। इसीलिए ये शब्द चर्चा में आया, क्वारंटीन। दोस्तों, उसके बाद आता कोविड-19, जो WHO द्वारा इसका एथराइज जो नाम है कोरोना का वो कोविड-19 दिया गया है। इस साथ ही साथ एक और टर्म आता है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। यह 48 घंटे के अंदर पता लगाता है कि इसके जो वायरस के संचारित होने का तरीका है वो क्या है, उसके बारे में ये बताता है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब कुछ और डेट्स हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। WHO, जो कि पूरे वैश्विक समुदाय के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेके चलता है, उसने 30 जनवरी 2020 को कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया और 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी, पेंडेमिक, दोस्तों वर्ड याद रखिएगा, पेंडेमिक, एपिडेमिक आपको कंफ्यूज करेगा बार बार। पेंडेमिक ऐसी बीमारियों को कहा जाता है जो वैश्विक समुदाय को
बड़े पैमाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज़ी से फैलाने में सक्षम होती बीमारी को। तो इससे बड़ी मात्रा में जनसंख्या हमारी पीड़ित होती है। ऐसी बीमारियों को पेंडेमिक की सूची, महामारी की सूची में रखा जाता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि इसे घोषित किया गया पेंडेमिक, एपिडेमिक, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पेंडेमिक याद रखिएगा। दोस्तों, अब इन शब्दों के बाद क्वारंटीन, आइसोलेशन, कोविड-19, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पेंडेमिक, इन सारे शब्दों के बाद हम बात करेंगे कि विश्व समुदाय द्वारा कोरोना वायरस को रोकने के लिए कौन कौन सी पहल की जा रही है। तो दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहले जो नाम उभर कर सामने आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का नाम आता है। इसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए $2 बिलियन की सहायता राशि जारी की, जो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्वी एशिया के 51 देशों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए खर्च की जाएगी। इसके तहत वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए जाएंगे, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। वहाँ के लोग भूखे न मरे, इनकी व्यवस्था की जाएगी। तो $2 बिलियन की उसमें राशि को सैंक्शन किया है यूएनओ ने। यूएनओ के बारे में थोड़ा सा आप जानते रहें, इसके विभिन्न जो अन्य संस्थाएं हैं इसके तहत स्थापित हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। दोस्तों, आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, $50 बिलियन की सहायता की बात इसने कही है। विश्व बैंक ने $12 बिलियन की बात कही है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा $15 बिलियन की स्थापना, इस सैंक्शन की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी कैलिफोर्निया, अमेरिका में। दोस्तों, इसको सब ध्यान रखिएगा, कब किसकी स्थापना हो रही है। आपसे पीएससी अन्य स्टेट्स एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ सकता है, जो छोटे एग्जाम्स हैं। पीएससी जैसे एग्जाम्स में, पीसीएस जैसे एग्जाम्स में आपसे सीधे मैच करवाने को दे सकता है। राशि भी आपसे पूछी जा सकती है, किसने कितनी राशि दी है, तो इसलिए ज़रूर इसको ध्यान से देखें। संयुक्त राष्ट्र संघ ने $15 मिलियन की बात कही है। और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रशांत क्षेत्र के जो उसके सदस्य हैं, $4 मिलियन सहायता की राशि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, जिससे वो कोरोना वायरस से लड़ सकें, इसके लिए उसने सैंक्शन की बात कही है। एडीबी की स्थापना दोस्तों 1966 में हुई, इसका मुख्यालय मनीला में है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जैसे पढ़ते रहें आप। वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है। ये सब थोड़ा ध्यान से देखें, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसका प्रभाव क्या है। कोरोना वायरस जिस तरीके से तेज़ी से चल रहा है, इस बड़े पैमाने पर लोगों को, जीवन को प्रभावित किया है, तो अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने की स्वाभाविक सी बात है। आईएमएफ ने कहा है कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था हो 1.5% की गिरावट आ जाएगी। कहा जा रहा है कि जो अभी तक 300 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था जा सकती है, सबसे ज़्यादा गिरावट इसमें दर्ज की जा सकती है। विश्व बैंक के अनुसार 11 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। आप सोच सकते हैं, जहां एक तरफ हम गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं, अन्य सुविधाएं, शैक्षणिक सुविधाएं देने की बात करें, वहीं 11 मिलियन नए गरीब हमारे गरीबी रेखा में आने वाले हैं। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो रोज़गार बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। रोज़गार में कटौती होने की पूरी संभावना, लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था तहस नहस हो जा रही है। आप देख रहे हैं, अगस्त तक विभिन्न देशों के शैक्षणिक संस्थानों को बंद करा दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, पर्यटन कोई संभावना नहीं, 1-2 सालों तक, अन्य जो आने वाले वर्ष हैं उनमें भी प्रभावित ही रहेगा। तो दोस्तों, एक तरीके से देख सकते हैं कि इसमें विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो पहलू हैं, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं मानव जीवन के लिए, सब वो चरमरा सी गई हैं। और आज कथित आधुनिक समाज के सामने, कथित आधुनिक राष्ट्रों के सामने जो ये दिखावा करते हैं कि वो बहुत आधुनिक हैं, बहुत वैज्ञानिकवादी युग में जी रहे हैं, हम रक्षा उपकरणों की बड़े पैमाने पर खरीद तो कर रहे हैं, परंतु आप देखेंगे हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं हैं जिसके माध्यम से रोगी का इलाज किया जा सके। तो कहीं न कहीं इस दिशा में भी देखने की ज़रूरत आ पड़ी है। दोस्तों, अगर हम भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बात करें तो भारत सरकार ने सर्वप्रथम आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। आरोग्य सेतु ऐप से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप संक्रमित व्यक्ति से कितनी दूरी पर स्थित हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, आप इसको इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में, इससे आप कोरोना वायरस के प्रति सचेत रहेंगे। दूसरा दोस्तों, कोविड-19 से बनी हुई निधि में $1 मिलियन
सहायता राशि के रूप में भारत ने दान दिया है। सार्क देशों को $10 मिलियन इसने दान दिया है। याद रखिएगा, सार्क देशों से अगर हम बात करें तो भारत का व्यापार मुख्य रूप से फायदे में रहता है। लगभग $15 मिलियन का व्यापार करता है। तो $10 मिलियन सहायता राशि के रूप में इसने दिया है। फायदे में हमेशा भारत का व्यापार सार्क देशों के साथ रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली ये भी है, कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। दोस्तों, जिस तरीके से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान में एक दिक्कत के रूप में चुनौती आ रही थी कि उनको पहचाना नहीं जा पा रहा है, वो रोगी भाग जा रहे हैं हॉस्पिटल से, और साथ ही साथ जांच के चूँकि उतने बड़े दायरे में जांच की संभावनाएं नहीं, हमारे इक्विपमेंट्स सीमित, संसाधन हमारे सीमित हैं। तो इस तरह से जितने भी रोगी पहचाने गए थे उनके लिए जो वोटिंग के दौरान जो इंक प्रयोग की जाती है उसका प्रयोग किया गया। तो उस स्याही जो होती है वोटिंग के दौरान जो इस्तेमाल की जाती है उनको पहचानने में उपयोग किया गया। तो याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का इसमें प्रयोग किया जाता है जो स्याही होती है। 1962 के चुनाव में सबसे पहली बार इस तरह की इंक का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है। दोस्तों, भारत सरकार जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया। 12 मार्च 30 जनवरी याद रखिएगा, जिस दिन सबसे पहले वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया WHO द्वारा। 11 मार्च याद रखिएगा, जिस दिन इसे पेंडेमिक घोषित किया गया। उसके बाद दोस्तों लॉकडाउन का आह्वान हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना, जिसने अपने पूरे राज्य में लॉकडाउन कर दिया। साथ ही साथ फिर कर्फ्यू लगाया गया। पंजाब द्वारा यह पहला राज्य बना जिसने पूर्ण कर्फ्यू पूरे राज्य में लगा दिया कर्फ्यू। अब साथ ही साथ दोस्तों, भारत के संसाधन भी सीमित हैं। इस दिशा में कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय मदद की दरकार थी। तो इस मदद को विश्व बैंक ने किया। $1 बिलियन, जो कि अभी तक विश्व बैंक द्वारा किसी एक देश को दिया गया सबसे बड़ा दान है, भारत को दिया गया। $1 बिलियन आपसे पूछा सकता है। साथ ही साथ भारत सरकार ने NBT नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 2 विशेष किताबें प्रकाशित करवाई हैं, कोरोना स्टडीज़ और एक किताब है स्टे होम इंडिया विथ बुक्स, लॉन्च करवाई, जिससे लोग कोरोना वायरस को लेकर अवेयर हो सकें। दोस्तों, NBT आपसे पूछ सकता है, NBT की स्थापना 1957 में मानव विकास मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। एक विभाग है इसका, उच्च शिक्षा विभाग, उसी के तहत काम करता है NBT नेशनल बुक ट्रस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं कोरोना के बचाव हेतु अमेरिका द्वारा किए जा रहे प्रयास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको कोरोना के कारण आलोचनाओं के केंद्र बिंदु में आ गए हैं। इन्होंने अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया और $50 बिलियन के मदद की घोषणा की है। इससे पहले अगर हम अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अभी तक कुल मिला के 61 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। लास्ट टाइम जो आपातकाल लगा था 1999 में वेस्ट नाइल वायरस के कारण, जिसकी खोज भी अमेरिका में हुई थी, सबसे ज़्यादा प्रभावित भी अमेरिका हुआ था। तो इस तरीके से अभी तक 61 बार कुल मिला के आपातकाल लग चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक महामारी के इतिहास को देखें हम तो H1N1 फ्लू, जिसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है, 2009 में वैश्विक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया दुनिया को। वेस्ट नाइल वायरस 1999 में, जिसने मुख्यतः अमेरिका को तहस नहस कर दिया। स्पेनिश फ्लू 1918 में, जिसमें कहा जाता है लगभग 8 करोड़ लोग के आसपास मरे, जिसमें से 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या तो भारत में ही थी। इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। तो दोस्तों, आज वैश्विक समुदाय के सामने जो चुनौती आई है कोरोना वायरस के रूप में, उसमें कोई देश संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, कोई देश क्षमताओं की कमी से जूझ रहा है, तो कोई देश इच्छा शक्ति की कमी से जूझ रहा है। ऐसी जद्दोजहद भरी ज़िंदगी में ज़रूरत है कि हम सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और कोरोना को मात दें। निश्चित रूप से हम जीतने में सफल रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल योगेंद्रा टाइम्स पर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकॉन दबाएं और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।